हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास नाइन्थ कंप्यूटर का चैप्टर 2, इंट्रोडक्शन टू जावा। इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पर। ठीक है, और इसी इंट्रोडक्शन में आपको चैप्टर 1 के लास्ट में जो क्वेश्चन था कि हु क्रिएटेड जावा, ऐसा करके, तो उसका आंसर है जेम्स गॉसलिंग। ठीक है, ये थे जावा के इन्वेंटर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं इसे। जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अ कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय जेम्स गॉसलिंग। ठीक है, एंड फ्रॉम सन माइक्रोसिस्टम्स। ठीक, द फर्स्ट पब्लिकली अवेलेबल वर्जन ऑफ जावा इज जावा 1.0। ठीक है, वॉज रिलीज्ड इन 1995। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होनी चाहिए बस, ऐसे ही। ठीक है, इसका ऐसे एग्जाम में कोई बहुत स्पेसिफिक यूज़ नहीं आएगा आपके लिए। In 2006, Sun made Java available under public license (GPL). Okay. Oracle, that now has control over it, continues this project under OpenJDK.java. Is a high-level programming language that follows write once, run anywhere approach. ठीक है, सीधी सी बात, एक बार लिखो कहीं भी चलाओ। चलो बात करते हैं ये जावा प्रोग्राम्स की। तो देखो, जो जावा प्रोग्राम्स होता है अह, तो वो जावा प्लेटफॉर्म पर रन करते हैं। ठीक है, और जावा प्लेटफॉर्म के कुछ दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है जावा वर्चुअल मशीन, एक होता है जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जावा वर्चुअल मशीन अभी हम लोग ये इसी वीडियो में आगे जानेंगे क्या होता है। ठीक है, और बात करते हैं अगर जावा एपीआई की। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए एपीआई क्या होता है। ठीक है, वही काम जावा एपीआई भी करता है। जैसे मान लीजिए ये ऐप है जोमेटो। ठीक है, तो जब आप इससे खाना ऑर्डर करते हैं तो इधर आपको एक मैप दिखता होगा। ठीक, इसमें आपको ये कहाँ गया स्कूटी, चलो इसको स्कूटी मान लीजिए। कौन- ठीक है, ये जोमेटो वाले भैया हैं आपका। ठीक है, आपको मैप दिखता होगा कि ऐसे 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 चल रहा है। ठीक है, अब इसके लिए जोमेटो ने कोई सैटेलाइट तो छोड़ नहीं रखी है ऊपर की वो जोमेटो को एक अलग से मैप बना के दे। ठीक है, तो जोमेटो इसके लिए सहारा लेता है गूगल मैप्स का। ठीक, गूगल मैप्स। अब जोमेटो डायरेक्टली गूगल मैप्स को एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक, जोमेटो एक्सेस करता है गूगल मैप के एपीआई को। ये गूगल मैप्स का एपीआई, ये समझो एक सिक्योरिटी सेफ्टी बैरियर टाइप का रहता है गूगल मैप्स के चारों ओर। ठीक है, ताकि कोई भी गूगल मैप्स को डायरेक्ट एक्सेस ना कर पाए। तो जोमेटो एक्सेस करता है एपीआई को। ठीक, तो मान लो जोमेटो ने इससे कहा कि इस जगह का लोकेशन का मैप हम लोग को ऐसे ऐसे करके दे दो। ठीक है, तो फिर ये एपीआई गूगल मैप्स के पास जाता है, गूगल मैप से पूछता है कि जो है इस जोमेटो ये मांग रहा है, इसको दे दें। तो ये कहता है दे दो। तो ठीक है, फिर इसने वापस दे दिया एपीआई को कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी हो। फिर एपीआई ने वो इन्फॉर्मेशन जोमेटो को दे दी। बस, सिंपल। ठीक, बस ऐसा ही काम करता है एपीआई। यही होता है जावा एपीआई में भी। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम। ठीक, बेसिकली दो टाइप के जावा प्रोग्राम होते हैं। एक होता है एप्लेट, एक होता है एप्लीकेशन। एप्लेट वो होता है जो कि वेब सर्वर पर रन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको पढ़ते हैं तो मैं और समझ में आएगा अभी आगे। ठीक है, एन एप्लेट इज अ जावा प्रोग्राम डिजाइन टू बी इंक्लूडेड ऑन इन एन HTML वेब डॉक्यूमेंट। ठीक है, जैसे कोई आपने HTML से की हेल्प से आपने कोई वेब पेज बनाया या फिर HTML यूज़ किया उसमें, तो आप HTML पेज पे इस जावा एप्लेट को वो कर सकते हैं, लिख जावा एप्लेट को इम्बेड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कह सकते हैं आप। जैसे आप एक इमेज को इंक्लूड करते हैं वैसे ही, जैसे देखिए लिखा हुआ है इन द सेम वे एन इमेज इज इंक्लूडेड। जैसे HTML पेज में आप एक इमेज इंसर्ट करते हैं वैसे ही आप एक जावा एप्लेट इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, when a Java enabled browser is used to view an HTML page that contains an applet। ठीक है, the applet's code is transferred to the user system and is run by the browser's Java virtual machine। ठीक, तो अब जैसे मान लीजिए कोई जावा इनेबल्ड ब्राउजर है। अरे, ज़्यादातर ब्राउजर जावा इनेबल्ड होते ही हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई जावा इनेबल्ड ब्राउजर है, उसने आपका HTML पेज को एक्सेस किया। उस HTML पेज पे उसको एक एप्लेट दिखा, जावा एप्लेट। तो वो करता क्या है, जो सिस्टम का आपके जो सिस्टम है उसका जो वो होता है उसमें जो वो जो एप्लेट होता है, एप्लेट का कोड वो आपके सिस्टम में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक, और
जो है उसको रन किया जाता है ब्राउजर के जेवीएम की हेल्प से। ठीक, ब्राउजर में जो जावा वर्चुअल मशीन होती है उसी की हेल्प से उसको रन किया जाता है उस कोड को। ठीक, तो यूज ऑफ एप्लेट्स अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी सो दैट अ यूजर कैन डू एनीथिंग रेंजिंग फ्रॉम एनिमेशन टू कंप्लीट गेम्स एंड यूटिलिटीज दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड ओवर द इंटरनेट। कोई भी चीज़ जो आप इंटरनेट पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं वो सब एप्लेट कर सकता है, इतना समझ लीजिए। गेम्स आप कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी करें, एनिमेशन आप कर सकते हैं धीरे धीरे, मतलब कुछ कुछ पेजेस आप जैसे डिज़ाइन करना चाहें एप्लेट की हेल्प से होता है वो सब। ठीक, ये सब आप एप्लेट कैसे काम करता है, क्या काम करता है, ये सब जब आप जो है जावा को अच्छे खासे लेवल पे ऊपर पढ़ेंगे तब आप समझेंगे। और इसको कैसे लिखते हैं, HTML में इंक्लूड कैसे करते हैं, सब आपको बाद में समझ में आएगा जब आप जावा अच्छे लेवल पढ़ रहे होंगे। अभी तो आपको सिर्फ बेसिक्स जानना है कि बस एप्लेट होता क्या, इतना जान लीजिए। जो वेब पे चल सकता है वो एप्लेट है। अब देखिए, जो एप्लीकेशन पैनल, पहले आप जान लीजिए जावा सर्वलेट क्या है। ठीक, तो जावा सर्वलेट आर जावा प्रोग्राम्स दैट रन ऑन अ वेब सर्वर टू जनरेट डायनेमिक वेब कंटेंट्स। जो भी वेब कंटेंट डायनेमिक होते हैं, स्टैटिक डायनेमिक आप समझ गए होंगे। ठीक है, डायनेमिक वेब कंटेंट जो चल फिर सकते हैं ऐसे वैसे, जो मूवेबल ऑब्जेक्ट होते हैं वो सब जावा सर्वलेट के काम होता है। ठीक है, जावा सर्वलेट वैसे जावा प्रोग्राम्स होते हैं जो कि वेब सर्वर पे ही चलते हैं। ठीक है, और डायनेमिक वेब कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, बस इतना होता है जावा सर्वलेट का काम। ठीक, अब एप्लीकेशन आते हैं। ठीक, एप्लीकेशन क्या होती हैं? दीज आर स्टैंड अलोन प्रोग्राम्स दैट डू नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ ए ब्राउजर। आपके फ़ोन में जो ऐप्स होते हैं बस वही हैं ये। ठीक, फ़ोन में होता है, PC में होता है, किसी में भी। ठीक, जो स्टैंड अलोन प्रोग्राम्स होते हैं जिनको ब्राउजर की या फिर कह लीजिए किसी किसी और एक्सटर्नल उसकी ज़रूरत नहीं होती, वो आपके सिस्टम पे ही चल सकते हैं अपने आप। ठीक है, ये दे आर रन डायरेक्टली बाय जावा इंटरप्रेटर। जावा इंटरप्रेटर इनको डायरेक्टली रन करता है। ठीक, एप्लीकेशन यूजुअली रिसाइड ऑन द सिस्टम ऑन विच दे आर डिप्लॉयड। आप जिस सिस्टम पे आप डाउनलोड करेंगे, आप वो एप्लीकेशन उसी सिस्टम पे रहेगी। आपने मान लीजिए कोई गेम है, उसको आपने डाउनलोड किया, आप उसी पे, तो वो जो गेम होगा वो आपके ही सिस्टम पे रहेगा। ठीक है, तो आते हैं एप्लीकेशंस एक्सेस रिसोर्सेज ऑन द सिस्टम एंड आर रिस्ट्रिक्टेड बाय द जावा सिक्योरिटी मॉडल। ठीक, ये जावा सिक्योरिटी मॉडल से रिस्ट्रिक्टेड होता है, और जो है जो जो भी रिसोर्सेज इसको सिस्टम से मिल रहे होते हैं, जितनी, जैसे मान लीजिए आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन की रैम 4 GB है, तो आपके फ़ोन उसको जितना प्रोवाइड करा पा रहा होगा उस ऐप को, वो उतना ही ले पाए, वो उतना ही एक्सेस कर पाएगा। अब आपका कोई गेम है जिसको, जो बहुत आपने बहुत बड़ा गेम डाउनलोड कर दिया 10 GB का, ठीक है, इतनी आपके फ़ोन में रैम है नहीं, तो जो है आपका फ़ोन बहुत उसको झेल नहीं पाएगा। बस बात ये है, आपका फ़ोन प्रोवाइड सिर्फ 4 GB करा सकता है, आप जो है चाह रहे हैं कि आपका फ़ोन 10 GB आपको प्रोवाइड करा पाए, तो कैसे चलेगा? बस, तो जो रिसोर्सेज होंगे सिस्टम पे बस वही एक्सेस कर पाएगा। अब आप ये डायग्राम देखिए, ये जावा सोर्स कोड, जो आप प्रोग्राम लिखते हैं वही होता है जावा सोर्स कोड। ठीक, ये एक जावा स्टैंडर्ड एप्लीकेशन, ठीक, जावा कंपाइलर के थ्रू कंपाइल हुई, फिर ये ऊपर गया जावा एप्लीकेशन, फिर जावा इंटरप्रेटर। ठीक, ये निकला आपका आउटपुट, और ये यहाँ पे आया जावा एप्लेट। ये जावा इनेबल्ड वेब ब्राउजर कोई ऐसा है, इसने आपको यहाँ पे आउटपुट दे दिया। ठीक है, आपने कोई कोड लिखा, अब आपका जो जावा कंपाइलर है वो चेक करेगा कि जावा जावा एप्लीकेशन है या जावा एप्लेट है, तो उस हिसाब से उस पर रन करेगा। अगर जावा एप्लीकेशन होगा तो बस वो एक जो है इंटरप्रेटर की हेल्प से वो आउटपुट आपको जनरेट कर देगा। जावा एप्लेट है तो जावा इनेबल्ड वेब ब्राउजर की हेल्प से आपको आउटपुट जनरेट करेगा। बस सिंपल सी बात है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो होता है सर्वलेट, जो आपको बताया। सर्वलेट रन ऑन वेब सर्वर एंड हेल्प टू जनरेट एंड मेंटेन वेब पेजेस। ठीक है, ये वेब पेज जनरेट करने के और मेंटेन करने के हेल्प करता है, काम करता है। वही डायनेमिक, देखिए दिखाते हैं आपको, ऊपर लिखा डायनेमिक वेब कंटेंट्स। ठीक है, जो भी डायनेमिक वेब कंटेंट्स होते हैं उनको जनरेट करने के लिए सर्वलेट यूज होता है, बस समझ लीजिए इतना। EJB Enterprise Java Bean runs on web servers and is used to develop and maintain large complex websites। ठीक है, अब EJB होता है, ये जो है
वेब सर्वर पे रन करता है, कुछ बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को हेल्प करता है, मेंटेन करता है, ठीक है, डेवलप करता है। बस ऐसा ही मान लीजिए जावा, यही होते हैं जावा एप्लीकेशन, कुछ ये कुछ टाइप्स हैं आपके जावा एप्लीकेशन के। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्विंग एप्लीकेशंस पे, क्या होते हैं ये। ठीक, स्विंग एप्लीकेशंस आर एप्लीकेशंस यूज टू बिल्ड ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ये जीयूआई बनाने के हेल्प काम आते हैं। ठीक, दे आर ऑल्सो नोन एज डेस्कटॉप एप्लीकेशंस और विंडो बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक, ये इनको डेस्कटॉप एप्लीकेशन या विंडो बेस्ड एप्लीकेशन भी कहते हैं। ठीक, दे नीड टू बी इंस्टॉल्ड ऑन एवरी मशीन और सर्वर सच एज मीडिया प्लेयर एंड, ये जैसे मान लीजिए मीडिया प्लेयर हो गया, एंटीवायरस हो गया, इनको आपको जो है अपने उस पर इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। इनको हर, जैसे मान लीजिए आपके 10 डिवाइस हैं, ठीक है, आपको 10 डिवाइस पे एक एंटीवायरस तो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा ताकि वो उस डिवाइस को प्रोटेक्ट कर सके। आपका एंटीवायरस जो है वो सिर्फ आपकी डिवाइस को प्रोटेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, अगर आपको किसी और के डिवाइस पे एक एंटीवायरस ये एंटीवायरस चलाना है तो आपको यही वाला एंटीवायरस डाउनलोड करना पड़ेगा इस डिवाइस से भी। ठीक है, नहीं तो जो है ये वाला डिवाइस, ये वाला एंटीवायरस सिर्फ आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा, ये वाला एंटीवायरस जो होगा वो इसके सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगा सिर्फ। ठीक है, समझ जाइए बस। फिर आते हैं हम लोग जावा आर्काइव फाइल्स, वर्क लाइक डॉट जिप फाइल्स। ठीक है, ये अरे डॉट जिप फाइल्स मतलब जो कि गेम में खेलते हो जानते हो यार। ठीक है, जो पैक जावा फाइल्स होती हैं, इतना मान लीजिए एक सिंगल फाइल में आप क्लस्टर ऑफ जावा फाइल्स मान लीजिए, सिंगल फाइल में बहुत सारी फाइल्स जोड़ होते हैं, ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, दे पैकेज जावा फाइल्स टुगेदर इन अ सिंगल फाइल, इन अ सिंगल फाइल। फिर आते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस पे, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर मोबाइल डिवाइसेस। जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर गूगल एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये मेनली इस काम के लिए इस ये कंपनी यूज़ करती है। देखो पहले तो गूगल, ठीक है, अब ये जावा जो है आपकी वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करने के बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इस काम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जावा को, कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करा जा सके उससे। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि फेजेस ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या होता है। सबसे पहले तो आप एक प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते कैसे है ये हमने आपको सिखा दिया था अभी पिछला वीडियो आप देखिए, ब्लू जे के हेल्प से हमने आपको दिखाया था कि एक प्रोग्राम है उसको कैसे लिखते हैं। ठीक, राइटिंग ए जावा प्रोग्राम और इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजिंग एनी ऑफ द कोड एडिटर लाइक एक्लिप्स और नेटबीन्स, किसी भी कोड एडिटर की हेल्प से आप जावा प्रोग्राम लिखते हैं। हमने ब्लू जे का इस्तेमाल किया था पिछले वीडियो में। ठीक है, we can also use simple text editor like notepad for writing a java program and saving it with java extension. ठीक, this file containing java program is called java source code. अब ये जो आप प्रोग्राम लिखते हैं, जो आप ये कोड लिखते हैं कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये वो, इसके अंदर आप ये कुछ 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 कोड लिखते हैं, ये सब होता है, ये सोर्स कोड होता है पूरा। ठीक है, जब आप इसको कंपाइल करते हैं तब जो कोड जब आप इसको जैसे मान लीजिए इसको आपने कंपाइल किया, ठीक है, ये जो आपको कोड दिख रहा है सब सोर्स कोड है। जो आपने कंपाइल किया तो बैकएंड पे एक यही जो कोड है, यही कोड आपके जो इंस्ट्रक्शंस आपने दिए हैं कंप्यूटर को, यही कन्वर्ट हो जाते हैं बाइट कोड में आफ्टर कंपाइलिंग, बाइट कोड या मशीन कोड में। ये कोड जो है कंप्यूटर को बाइट कोड या ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है, ऑब्जेक्ट ये जो बाइट कोड होता है ये मशीन को पढ़ने में ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है, ये फॉर ह्यूमंस होता है इजियर टू रीड, ये फॉर मशीन्स होता है इजियर टू रीड। ठीक, सोर्स कोड ह्यूमंस आसानी से पढ़ सकते हैं, बाइट कोड मशीन आसानी से पढ़ सकती है। ठीक है, तो जब सोर्स कोड को आप कंपाइल करते हैं तो वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है और जो भी एरर्स होती हैं वो आपको बता देता है। ठीक है, देखिए कंपाइलिंग है जावा प्रोग्राम, अ कंपाइलर इज एन एप्लीकेशन दैट ट्रांसलेट्स जावा प्रोग्राम फ्रॉम जावा लैंग्वेज टू अ लैंग्वेज मोर सुटेबल फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑन कंप्यूटर। ठीक है, ये जावा लैंग्वेज को उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जो कि मोर सुटेबल होती है कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक, इट टेक्स अ टेक्स्ट फाइल विद जावा एक्सटेंशन एज इनपुट, ठीक, एंड प्रोड्यूसेस अ फाइल विद अ क्लास एक्सटेंशन एज आउटपुट। ठीक, अब देखो ये कोई फाइल लेता है, जैसे मान लो आपका जो कोड लिखा आपने तो वो डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ सेव होता है। जैसे मान लीजिए आपकी आपने कोई क्लास नाम बताइए, कोई भी ऐसे नाम बताइए, आपका कोड है बाइसाइकिल, या फिर छोटा कर लेते हैं बाइट, मान लीजिए बाइट डॉट जावा है। ठीक है, तो अब ये जो बाइट डॉट जावा जो आपका कोड गया
ये कंपाइलर के पास होके, कंपाइलर से पास होके ये जो बनेगा, ये बनेगा बाइट डॉट क्लास, डॉट जावा कोड डॉट क्लास कोड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब तीसरा स्टेप है रनिंग है जावा प्रोग्राम। अब जावा प्रोग्राम को रन कैसे करते हैं? वंस आवर प्रोग्राम इज कंपाइल्ड वी कैन एग्जीक्यूट इट और रन इट। और दिस इज द एक्साइटिंग पार्ट वेयर द कंप्यूटर फॉलोज आवर इंस्ट्रक्शंस, ये के लिखा मैंने। ठीक है, तो अब जो है, जो आपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जैसे हमने आपको ब्लूजे पे दिखाया था, आपने जब प्रोग्राम रन किया था वो वाला, ठीक, तो जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिया था, जैसे पिछली बार हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना सीखा था, तो हेलो वर्ल्ड जब आपने प्रिंट किया था तो कंप्यूटर ने आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया था टर्मिनल विंडो पे। ठीक है, तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि सोर्स कोड क्या होता है। ठीक है, जावा सोर्स कोड, जैसा कि हमने आपको अभी पहले बताया, जावा सोर्स कोड वही कोड होता है जो आप लिखते हैं। जैसे हमने आपको पिछली बार हेलो वर्ल्ड का कोड दिखाया था, वही होता है सोर्स कोड, जो कि फॉर ह्यूमंस ज़्यादा ईजियर होता है रीड करने के लिए। ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा आसान पड़ता है ह्यूमंस के लिए, वो कंप्यूटर के लिए आसान नहीं पड़ता पढ़ना। कंप्यूटर को वो सोर्स कोड, आपकी जो इंस्ट्रक्शंस है आपने जो सोर्स कोड के थ्रू दिए हैं, वो कंप्यूटर को पढ़ने के लिए उसको पहले बाइट कोड या ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, और वो कन्वर्ट करता है कंपाइलर की हेल्प से। चलो देखते हैं इसको क्या लिखा है यहाँ पे। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर रिटन यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा। हाँ जी, ठीक है। तो all the instructions a programmer uses to build the program are known as source code। ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोग्रामर यूज करता है प्रोग्राम को बनाने के लिए, उसे सोर्स कोड कहते हैं। बस सिंपल। देयर कैन बी सेवरल कोड फाइल्स इन अ बिग जावा एप्लीकेशन एंड मैनी प्रोग्राम्स। ठीक है, क्लासेस, मेथड्स इन अ सोर्स कोड फाइल। ठीक, देयर कैन बी। अब देखो, एक बड़े जावा एप्लीकेशन में हजारों सोर्स कोड की फाइल्स हो सकती हैं। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए, अब आपको एक बड़ा सा एप्लीकेशन बनाना है, इसको, आपको इस एप्लीकेशन का छोटा सा टास्क है। जैसे मान लो यहाँ पे क्लिक किया तो कोई अलग विंडो खुले, यहाँ पे क्लिक किया तो कोई अलग विंडो खुले। ठीक है, प्रिंट पे क्लिक करा तो प्रिंट हो, ओपन पे क्लिक किया तो ओपन हो, डॉक्यूमेंट कोई हो। ठीक है, तो ये सब फीचर्स रहते हैं आपके, हर जावा प्रोग्राम के अलग अलग होते हैं, हर एप्लीकेशन के अलग अलग होते हैं। ठीक, तो अब ये सब फीचर्स ऐड करने के लिए आपको इसका एक अलग सोर्स कोड लिखना पड़ेगा, इसका एक अलग सोर्स कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही एक बड़े एप्लीकेशन में बहुत से सोर्स कोड हो सकते हैं। ठीक, कितनी क्लासेस हो सकती हैं, कितने ही मेथड हो सकते हैं एक बड़े किसी बड़े प्रोजेक्ट में या फिर किसी बड़े एप्लीकेशन में। ठीक है, बड़े प्रोग्राम में। अब देखते हैं बाइट कोड क्या होता है। ठीक है, बाइट कोड इन जावा। बाइट code is the intermediate representation of Java source code which is produced by the Java compiler after compiling that source code। तो Java compiler source code जब compile करता है तो वो बाइट कोड बनता है। अब देखो, the features of बाइट कोड are, ठीक, it is a machine code for JVM। ये जावा वर्चुअल मशीन के लिए मशीन कोड होता है, जिसको JVM यानी जावा वर्चुअल मशीन आराम से पढ़ सकता है। ठीक है, it is not a completely compiled code but is an intermediate code somewhere in the middle which is later interpreted and executed by JVM। ठीक है, अब ये जो कोड है आपका, ये कुछ इंटरमीडिएट लेवल पे रहता है, यानी थोड़ा सा बीच में रहता है, एकदम प्रॉपरली कंपाइल्ड भी नहीं रहता है और जो है वो भी नहीं होता है। बस इतना रहता है कि इसको मशीन रीड कर सके। अब जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तब ये प्रॉपर आपका जो कोड होगा वो रन होगा। ठीक है, जो कि बाद में ये देखिए जैसे लिखा है, विच इज लेटर इंटरप्रेटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय जेवीएम। ठीक है, ये जो कोड होता है डॉट क्लास फाइल में स्टोर होता है। ठीक, विच इज क्रिएटेड आफ्टर कंपाइलिंग द सोर्स कोड, जैसा कि हमने आपको बता रखा है पहले ही। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे बाइट कोड और सोर्स कोड में डिफरेंसेस। ठीक है, इनका पहले तो मेन डिफरेंस समझ लीजिए। बस सीधी सिंपल सी बात होती है कि जो सोर्स कोड होता है वो ह्यूमन रीडेबल होता है, जो बाइट कोड होता है वो मशीन रीडेबल होता है। ठीक है, सोर्स कोड को जब कंपाइल करते हैं तब वो बाइट कोड बनता है, बस। ठीक है, यही इनके मेन डिफरेंसेस है। इसी तरह आपको, इसी से आपको आगे डिफरेंसेस बना के लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो सोर्स कोड में, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस रिटन यूजिंग अ ह्यूमन रीडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, कि जो जो सोर्स कोड होता है वो ह्यूमन रीडेबल है। ठीक है,
ह्यूमन रीडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से लिखा जाता है, फॉर एग्जांपल जावा। ठीक है, फिर आते हैं बाइट कोड पे। बाइट कोड इज द इंटरमीडिएट कोड बिटवीन सोर्स कोड एंड मशीन कोड। ठीक, दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय वर्चुअल मशीन। ठीक, बाइट कोड अब सोर्स कोड और मशीन कोड के बीच का इंटरमीडिएट कोड है, जो कि वर्चुअल मशीन की हेल्प से एग्जीक्यूट होता है। ठीक, अब द सोर्स कोड इज इन द फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट विद सिंटैक्स एंड कमेंट्स सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। इसका कुछ सिंटैक्स होता है, मतलब इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कमेंट्स होते हैं जो सोर्स कोड होता है। जैसे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर के रूल्स पढ़ते हैं, वैसे ही हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल्स होते हैं, और उन्हीं रूल्स को यूज करके आप सोर्स कोड लिखते हैं। ठीक, अब बाइट कोड होता है न्यूमेरिक कोड। ठीक, देखो, बाइट कोड हैज न्यूमेरिक कोड्स, कांस्टेंट्स एंड रेफरेंसेस दैट एनकोड द रिजल्ट पार्सिंग एंड सिमेंटिक एनालिसिस। ठीक, अब जो बाइट कोड होता है वो बस ऐसे किसी कोड में कन्वर्ट कर देता है जो कि मशीन आसानी से पढ़ सके, बस। ठीक, बाइट कोड होता है जो बाइट कोड को एग्जीक्यूट किया जा सकता है जेवीएम द्वारा, यानी कि जावा वर्चुअल मशीन के द्वारा। ठीक है, द सोर्स कोड इज नॉट डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल बाय द मशीन। ठीक, सोर्स कोड मशीन के द्वारा डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल नहीं होता है, ये ह्यूमन के लिखने के लिए, ह्यूमंस के पढ़ने के लिए बनाया गया है। ठीक है, सीधी सी बात है। The speed of source code is minimum than the byte code. The speed of byte code is faster than the source code. अब आप मान लीजिए आप को दो लैंग्वेजेस आती हैं, एक इंग्लिश आती है, ठीक, और एक फ्रेंच आती है। आपको इंग्लिश में एकदम परफेक्ट कमांड है, एकदम तगड़ी आपकी गॉड लेवल इंग्लिश है, और फ्रेंच आपको थोड़ी थोड़ी आती है। तो सीधी सी बात है, आपके लिए ज़्यादा स्पीड में बोलना है, ज़्यादा आसान बोलने में क्या होगा, इंग्लिश। तो यहाँ आप इंग्लिश को बाइट कोड की तरह मान लीजिए और फ्रेंच को सोर्स कोड की तरह मान लीजिए फॉर द प्रोस्पेक्टिव ऑफ मशीन। ठीक, तो मशीन इंग्लिश को ज़्यादा आराम से ग्रैस्प कर लेगी, और जो फ्रेंच होगी उसको कोशिश करेगी उसमें ना करना पड़े, उसको नहीं समझ पाएगी, मान लीजिए एकदम ही नहीं समझ पाएगी। ठीक है, तो जो फ्रेंच होगी वो मशीन द्वारा डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल नहीं होगी, जो इंग्लिश होगी वो मशीन एग्जीक्यूट कर पाएगी क्योंकि वो समझ पा रही है। ठीक, अगर आप उसको इंग्लिश में मशीन को कुछ बताएंगे तो इंग्लिश में तुरंत समझ जाएगा। अब जस्ट एग्जाम्पल दे रहे थे। ठीक है, द performance of the source code is not as much compared to a byte code. The performance of the byte code is higher than the source code because it is close to machine code. सीधी सी बात है। जो सोर्स कोड की परफॉर्मेंस होगी वो कम होगी क्योंकि उसको मशीन डायरेक्टली नहीं समझ पा रही है, उसको पहले कंपाइल करके बाइट कोड बनाना पड़ रहा है। अगर आप डायरेक्टली बाइट कोड ही दे देंगे मशीन को तो बाइट कोड तुरंत समझ जाएगी मशीन, बस। अब आते हैं ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। ठीक है, object code is a set of instruction code that is understood by a computer at a lowest hardware level. Lowest hardware level यानी कि सबसे निचला हार्डवेयर लेवल। जैसे मान लीजिए इंग्लिश में कंप्यूटर एकदम प्रो है, ठीक, मान लीजिए इंग्लिश में आप एकदम ये आप, ठीक, आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, आप इंग्लिश में एकदम प्रो हैं, तो आप इंग्लिश में आपको कोई भी कुछ भी बताएगा तो आप समझ जाएंगे। इंग्लिश आपके लिए लोएस्ट मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन टाइप की हो गई। ठीक है, इंग्लिश में आपको कोई भी कुछ भी बताएगा आप समझ जाएंगे, या फिर आप भी कोशिश करेंगे कि आप भी इंग्लिश में ही समझें। ठीक, फिर आते हैं आगे। ऑब्जेक्ट कोड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इंटरप्रेटर और अ कंपाइलर ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू रिकॉग्नाइजेबल एंड एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड। जब कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो है सोर्स कोड को वो करता है, कंपाइलर इंटरप्रेट करता है, उसके बाद जो मशीन कोड रिकॉग्नाइजेबल मशीन कोड बनता है वही होता है आपका ऑब्जेक्ट कोड, मतलब जो कोड मशीन द्वारा एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ठीक, वो होता है ऑब्जेक्ट कोड। बाइट कोड इज द कंप्यूटर्स ऑब्जेक्ट कोड। ये देख लीजिए, ये लाइन याद कर लीजिए। ठीक, दैट इज प्रोसेस्ड बाय अ प्रोग्राम, अ वर्चुअल मशीन रादर देन बाय द रियल कंप्यूटर मशीन, द हार्डवेयर प्रोसेसर। अब ये जो बाइट कोड होता है ये एक वर्चुअल मशीन के द्वारा वो किया जाता है, वर्चुअल मशीन द्वारा प्रोसेस किया जाता है, ना कि एक रियल कंप्यूटर मशीन या फिर किसी हार्डवेयर प्रोसेसर द्वारा। ठीक है, ये आपकी मशीन है, आपका कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के अंदर मान लीजिए एक और मशीन है, आपकी मशीन के अंदर एक और मशीन है जो कि ये सारे काम करती है। ठीक है, द वर्चुअल मशीन JVM converts each generalized machine instruction into a specific machine instruction that a computer processor will understand. ठीक है, अब ये जो JVM है ये एक जनरलाइज्ड मशीन इंस्ट्रक्शन को एक स्पेसिफिक मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देगा, जनरलाइज्ड मशीन इंस्ट्रक्शन को स्पेसिफिक मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करेगा,
जो कि कंप्यूटर का प्रोसेसर समझ पाएगा। ठीक है, बाइट कोड होती है मशीन लैंग्वेज जेवीएम के लिए। ठीक, अब देखते हैं जेवीएम क्या होता है। जब से जेवीएम जेवीएम कर रहा है, जेवीएम ही नहीं पता, देखते हैं क्या होता है। जावा वर्चुअल मशीन इज अ सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ कंप्यूटर that executes programs like real machine. Take the JVM, in other words, is a virtual machine that runs on a real machine and executes Java bytecode. However, the JVM needs a compiler to convert source code into bytecode. Take thus JVM is responsible for portability of Java as it can interpret any bytecode. ठीक, अब वही है जे आप एक कंप्यूटर मशीन के अंदर एक वर्चुअल मशीन, वही यही ये जो वर्चुअल मशीन है यही जेवीएम है। ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन, बस इसका बस इतना सा काम है कि एक जो कोड आ रहा है और जेवीएम नीड्स अ कंपाइलर टू कन्वर्ट अ सोर्स कोड। देखो जेवीएम को एक नीड जेवीएम को नीड होती है एक कंपाइलर की, एक सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए। जेवीएम बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है। ठीक, बस अब आते हैं जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में वो सब कुछ आता है जो अभी तक आपने पढ़ा है, जेवीएम जे इसको कहते हैं जेआरई। अभी तक आपने जेवीएम वगैरह वगैरह जो फाइल वगैरह सब पढ़ रखी हैं, वो सब जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में आती है। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना जो कि जावा के लिए सूटेबल हो, जो कि आप अगर जावा में कोई इंस्ट्रक्शन दे तो उसका आउटपुट दे सके बस। ठीक, एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना बस। ठीक, अब उसमें आता है, देखिए, द JRE is a set of software tools for development of Java applications. ठीक, ये एक सेट होता है कई सारे सॉफ्टवेयर टूल्स का आपकी जावा एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। ठीक, JRE combines the Java virtual machine प्लेटफॉर्म कोर क्लासेस एंड सपोर्टिंग लाइब्रेरीज। ये जो लाइब्रेरीज, इनकी क्लासेस, इनबिल्ट क्लासेस जो होती हैं, जो इनबिल्ट लाइब्रेरीज रहती हैं, इन सबको जेवीएम से कंबाइन करके आपको प्रोवाइड कराता है ताकि आप एक कोड लिख सकें जिससे आप जावा एप्लीकेशन का डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, these classes and supporting libraries are already built ready to use classes and methods। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल स्कैनर क्लास हो गया आपका। ठीक है, स्कैनर क्लास पहले से बिल्ड इन होती है। इसमें स्कैनर क्लास इनपुट लेने की यूज करते हैं। अभी आप को नहीं पता होगा इस बारे में, जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, आप समझ जाएंगे स्कैनर क्लास का भी यूज। ठीक है, इस स्कैनर क्लास आप क्लास 10th में लगभग हर प्रोग्राम स्कैनर क्लास से ही कर रहे होंगे। एक स्कैनर क्लास स्टोर होती है यूटिल पैकेज में। ठीक है, अब यूटिल पैकेज कैसे इंपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, सब आप समझेंगे धीरे धीरे आगे। ये यूटिल पैकेज इनबिल्ट पैकेज ही होता है, इसके अंदर स्कैनर क्लास होती है। ठीक है, ये सब इनबिल्ट क्लासेस है जो आपको हेल्प करती हैं आपको कोड लिखने में, बस इतना मान लीजिए। अब देखते हैं लोग जेडीके क्या होता है। जेडीके इज अ सेट ऑफ टूल्स दैट कंटेन जेआरई विद डेवलपमेंट टूल सच एज कंपाइलर एंड डिबगर। अब जो जेडीके होता है आप इस डायग्राम के मदद से ठीक समझ पाएंगे। देखिए, ये जेडीके, ठीक, जेडीके के ही अंदर आते हैं, जेडीके के ही अंदर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट आता है, और इसी के अंडर आता है जो कंपाइलर आप यूज करते हैं, जो डिबगर यूज करते हैं। ऐसे ऐसे डेवलपमेंट टूल्स जो होते हैं, कंपाइलर, डिबगर, ये सब जेडीके के अंदर आते हैं, जावा डेवलपमेंट किट के अंदर। ठीक है, अब आते हैं लोग जावा रन टाइम इन्वायरमेंट पे। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर आता है जावा वर्चुअल मशीन और लाइब्रेरीज एंड कंपाइल्ड क्लासेस फाइल्स। जो भी इनबिल्ट फाइल्स होती हैं, फिर जो आप कंपाइल करते हैं, वो सारी फाइल जो क्रिएटेड होती हैं या फिर जो आप क्रिएट करते हैं, वो सब आती हैं जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, इस डायग्राम की हेल्प से आप ठीक समझ पाएंगे चीजें। ये स्लाइड रिपीट हो गई, चलो कोई बात नहीं। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ जावा। जावा का सबसे पहला फीचर सिंपल है, बस यही फीचर है कि जावा सिंपल है। जो है, अगर किसी को ऊप्स के बेसिक्स बताऊं तो जावा मास्टर करना आसान है उसके लिए। ठीक है, फिर आती है कि रॉबस्ट है जावा। जावा अलाउज एलिमिनेशन ऑफ एरर प्रोन सिचुएशंस बाय एम्फसाइजिंग मेनली ऑन कंपाइल टाइम एरर चेकिंग एंड रन टाइम चेकिंग। ठीक है, अब जो जावा क्या सकते हैं आप, थोड़ी सी एरर प्रोन टाइप की है, मतलब जो है ये थोड़ी एरर प्रोन सिचुएशंस को एलिमिनेट करती है। ठीक है, मतलब ऐसे सिचुएशन जिसमें एरर आ जाए, इससे उसको एलिमिनेट कर देती है, बस इस ताकि सिर्फ इस मेथड के थ्रू कि आपके कंपाइल टाइम पे ही आपकी एरर चेक कर लेती है। जैसे हमारे जहाँ पे कोड में सेमीकोलन नहीं लगा है, ठीक है, तो कंपाइल टाइम पे ही आपका चेक करके बता देगा कि देखो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा है, इसको लगा दो। ठीक है, तो इस तरीके से
आपका कोड एकदम एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद आपको पता चलता है कि इसमें ये एरर थी, इस वजह से कोड एग्जीक्यूट ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। ठीक है, ये आपको कंपाइल करते समय ही सबको चेक करके बताया जाता है कि ये देखो ऐसा ये एरर है इस कोड में, अभी ठीक कर लो, काम हो जाएगा। ठीक, थोड़ी सी एरर प्रोन सिचुएशंस को एलिमिनेट करता है, बस इतना समझिए। ठीक, ये सिक्योर है। इनकैप्सुलेशन की वजह से जा द प्रॉपर्टी ऑफ इनकैप्सुलेशन इनेबल्स जावा टू डेवलप वायरस फ्री टेम्पर फ्री सिस्टम। इनकैप्सुलेशन की वजह से ही ये वायरस फ्री और टेम्पर फ्री सिस्टम्स बना पाते हैं। इनकैप्सुलेशन पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था क्या होता है। जो है UPS की जो मेन फीचर्स होते हैं उनमें से एक इनकैप्सुलेशन है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन पब्लिक की एन्क्रिप्शन। जो इनकी ऑथेंटिकेशन टेक्निक है वो पब्लिक की एनक्रिप्शन पे बेस्ड होती है। ठीक है, जावा रिक्वायर्स ईच मेथड टू डिक्लेयर अ रिटर्न टाइप। अब ये रिटर्न टाइप क्या होता है ये भी आप बाद में जानेंगे जब आप प्रोग्राम्स लिख रहे होंगे। हर मेथड का रिटर्न टाइप डिक्लेयर करने को कहता है जावा। ठीक है, तो जावा सिस्टम की सिक्योरिटी में भी हेल्प करता है। ठीक है, आप जावा से आपको कोड लिखते हैं तो सिक्योर रहता है, सेफ रहता है। ठीक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अब इसमें जो जितने जावा में जितने प्रोग्राम्स होते हैं उनका बेस लेवल ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं। जावा में हर एक एलिमेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक, सॉरी, इन जावा ऑल एलिमेंट्स आर ऑब्जेक्ट्स। as we have studied in the previous chapter, Java supports the object-oriented programming paradigm with OOPS features of abstraction, inheritance, encapsulation and polymorphism। ठीक है, अब जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म को सपोर्ट करता है जिसमें OOPS के फीचर्स होते हैं जैसे एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। बस ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है। ठीक, through the JVM, Java applications can be run unmodified on any platform, whereas C and C++ are platform dependent languages। ठीक, अब जावा JVM की हेल्प से आप कोई भी कोड आप किसी भी मशीन पर रन कर सकते हैं अगर उसमें JVM हो तो। ठीक है, आपने इस कोड कोई कोड है कोई भी सोर्स कोड आपने इस पे लिखा, आपने बाइट कोड में कन्वर्ट किया, इसमें JVM में रन कर गया। वही कोड आपने किसी और मशीन में लिखा, उसमें भी JVM में रन कर गया। बस ये है कि रन करने के लिए JVM होना चाहिए, जावा वर्चुअल मशीन। हाँ, ठीक है, और जो C और C++ लैंग्वेजेस होती हैं ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती हैं। ठीक, मीनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रिटन इन वन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट रन इन एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपने किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम में C या C++ में कोई प्रोग्राम लिखा है तो आप किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको रन नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं फीचर्स ऑफ जावा। सबसे पहला फीचर इसका आर्किटेक्चर न्यूट्रल है। ठीक है, जावा कंपाइलर जनरेट्स एन आर्किटेक्चर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट फाइल फॉर्मेट which makes the compiled code to be executable on multiple processors in the presence of JRE। ठीक, in the presence of Java Runtime System या फिर Java Runtime Environment। ठीक है, Java Runtime Environment की प्रेजेंस में आपका जो भी कंपाइल्ड कोड है वो कहीं किसी भी प्रोसेसर चल सकता है। ठीक है, किसी मतलब मल्टीपल प्रोसेसर्स में एग्जीक्यूट होने का सपोर्ट रखता है। ठीक है, आपका कोड जावा कंपाइलर ऐसे आर्किटेक्चर न्यूट्रल फाइल फॉर्मेट में आपका कोड लिखता है। ठीक है, कोड कंपाइल करता है फिर कोड देता है। ठीक है, तो पोर्टेबल जावा पोर्टेबल है। ठीक है, ये एक फीचर इसका पोर्टेबल। जावा इज आर्किटेक्चर सेमी पॉइंट जावा इज आर्किटेक्चर न्यूट्रल एंड हैज नो इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट एस्पेक्ट्स। ठीक, thus making Java portable। Compiler and Java are written in NCC with a clean portability boundary। ठीक, अब जो जावा है ये पोर्टेबल है। बस जावा रन टाइम एनवायरनमेंट अगर आपके किसी और सिस्टम में भी तो आपका जावा कोड उसमें भी रन कर जाएगा। ठीक, डायनेमिक है। जावा प्रोग्राम्स कैन कैरी एन एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ रन टाइम इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड टू वेरीफाई एंड रिजॉल्व एक्सेस to objects at runtime। Java is considered to be more dynamic than C or C++ since it is designed to adapt an evolving environment। ठीक है, जावा प्रोग्राम में अच्छे खासे अमाउंट में रन टाइम इंफॉर्मेशन आप कैरी कर सकते हैं। ठीक, इट कैन बी यूज टू वेरीफाई एंड रिजॉल्व एक्सेस टू ऑब्जेक्ट्स। अब हर एक ऑब्जेक्ट को किस चीज़ की एक्सेस देना है, कैसे देना है, क्या करना है, ये सब आप वो कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं इससे। इसकी ये फीचर है जावा का डायनेमिक। ठीक है, जावा इज कंसिडर्ड टू बी मोर डायनेमिक देन सी और C++। सी और C++ से ज़्यादा डायनेमिक है। ठीक,
सिंस इट इज डिजाइन टू अडाप्ट एंड इवॉल्विंग एनवायरनमेंट, मतलब कि आगे आने वाले युग के हिसाब से जावा को डिजाइन किया गया है, इसीलिए वो सी और सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेजेस पुरानी लैंग्वेजेस से ज़्यादा डायनेमिक बनाई गई है। ठीक, मल्टी थ्रेडेड मतलब मल्टीटास्किंग। आप जावा की मल्टी थ्रेडेड फीचर के हेल्प से आप ए, आप एक ऐसा प्रोग्राम लिख सकते हैं जो कि मल्टीटास्किंग के लिए कारीगर हो। ठीक, Java's multi-thread feature makes it possible to write programs that can do many tasks simultaneously. आप एक साथ कई सारे काम करवा सकते हैं। ठीक है, this design feature allows programmers to write code to ensure smooth running of interactive application. ठीक, अब ये प्रोग्रामर को अलाउ करता है कई ये स्मूथ कोड सीखने के लिए, ताकि जो है जो आपकी इंटरेक्टिव एप्लीकेशन जैसे आप बना रहे हैं, जो एप्लीकेशन बना रहे हैं उनकी रनिंग स्मूथ हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एक एप्लीकेशन बनाया, उसका कोई फीचर है कि आप ये क्लिक करें तो ये वाला टैब खुले, ये क्लिक करें तो ये वाला टैब खुले। तो ये मल्टीटास्किंग, ये जो मल्टी थ्रेड फीचर है, ये आपको अलाउ करता है काम करने को कि आप एक ही कोड में ऐसा कर सकते हैं कि आप अगर ये बटन दबाए तो ये खुले, बटन दबाए तो ये खुले। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ब्लूजे पे। ब्लूजे मेनली टीचिंग पर्पसेस के लिए ही डेवलप किया गया था। ठीक है, ब्लूजे इज एन इंटीग्रेटेड जावा एनवायरनमेंट स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर इंट्रोडक्टरी टीचिंग। ठीक, जो बेसिक लेवल जो लोग जावा सीखते हैं सिखाते हैं, वही ब्लूजे का इस्तेमाल मेनली करते हैं। ठीक है, ब्लूजे सिर्फ जो है या तो सीखने के लिए या सिखाने के लिए ही डेवलप की गई थी। ठीक, अब देखते हैं ब्लूजे क्या क्या सपोर्ट करता है। सपोर्ट्स फुल्ली इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट। ठीक, ग्राफिकल क्लास स्ट्रक्चर डिस्प्ले, ग्राफिकल एंड टेक्सचुअल एडिटिंग, बिल्ड इन एडिटर, कंपाइलर, वर्चुअल मशीन डिबगर, ये सब ब्लूजे में बिल्ड इन होते हैं। ठीक, इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट क्रिएशन, इजी टू यूज इंटरफेस होता है, आइडियल फॉर बिगिनर्स। ठीक, इंटरैक्टिव ऑब्जेक्ट कॉल्स, इंटरैक्टिव टेस्टिंग, इंक्रीमेंटल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक, ये सब आपके ब्लूजे कुछ फीचर्स हो गए। ठीक है, बस चलिए आज की क्लास अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग जावा सीखना चाह रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।